अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यार, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एप्टोस ब्लॉकचेन के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि ये क्या है और ये किस तरह से काम कर रहा है और फ्यूचर के अंदर हम लोग एप्टोस लैब्स की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सा एपीटी टोकन है इनका, इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा टेक्निकल एनालिसिस करके कि फ्यूचर के अंदर हम लोग किस तरह का रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे एपीटी की प्राइस के अंदर। और इसके अलावा इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आप लोगों को बिटकॉइन और इथेरियम का भी टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके करंट क्रिप्टो मार्केट किस तरह का रन दिखा रही है, ताकि आप लोग अपने मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें यहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन के ऊपर से। अगर हम चलते चलें और सबसे पहले एप्टोस के ऊपर बात करते चलें तो एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर मुकम्मल इसके बारे में बात करने से पहले मैं इसकी हिस्ट्री जो सी है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इनकी जो सी हिस्ट्री है वो फेसबुक करंट मेटा जो सी कंपनी है उससे काफी ज्यादा मिलती है, क्योंकि एप्टोस ब्लॉकचेन को बनाया ही मेटा कंपनी के एक्स इंजीनियर्स ने है। इसकी क्या हिस्ट्री है अगर उसके बारे में गाइड करता चलूं तो आप लोगों को भी आइडिया हो कि बैक इन 2017 फेसबुक कंपनी भी जो सी है वो अपनी खुद की ब्लॉकचेन कि जिसको उन्होंने डीएम का नाम दिया था उसके ऊपर काम कर रही थी। और उस डीएम ब्लॉकचेन की जो सी मेन क्रिप्टो करेंसी होने वाली थी वो लिब्रा क्रिप्टो करेंसी होने वाली थी। तो लिब्रा क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी होगी और इसकी काफी ज्यादा हाइप थी, काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लिब्रा क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च होगी तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा पंप करेगी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व होगी और गवर्नमेंट्स वगैरह ने फेसबुक को रोका। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि क्योंकि गवर्नमेंट्स वगैरह ने फेसबुक को रोक दिया था तो फिर उन्होंने अपने डीएम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना मुकम्मल बंद कर दिया था। और 2019 के अंदर ये जो सा प्रोजेक्ट है फेसबुक की तरफ से मुकम्मल बंद कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि डीएम के ऊपर काफी ज्यादा काम हो चुका था, 50 से 60% ऑफ जो सी ब्लॉकचेन है वो बन गई थी, तो इसीलिए कुछ जो से इंजीनियर्स थे जो कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे उनको ये लगा कि उनको फेसबुक कंपनी को छोड़ देना चाहिए और उनको अपना जो से प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करना चाहिए। तो इसी वजह से हम लोगों ने दो मेन क्रिप्टो से रिलेटेड जो से मेन प्रोजेक्ट्स उनको लॉन्च होते हुए देखा। पहला जो सा प्रोजेक्ट है वो है एप्टोस ब्लॉकचेन की, जिनका मेन नेट भी लॉन्च हो चुका है। और दूसरा जो से ब्लॉकचेन है वो है सुई ब्लॉकचेन, जो कि करंटली टेस्ट नेट के ऊपर चल रही है और जो बहुत जल्द हम लोग देखेंगे वो भी अपना मेन नेट जो है वो लॉन्च कर देंगे। तो इस तरह से ये जो सा प्रोजेक्ट है ये बना था और ये जो सा प्रोजेक्ट है हम लोगों ने देखा था कि 2022 के अंदर मुकम्मल लाइव हो गया था। अब अगर बात करते चले कि ये क्या है, एप्टोस ब्लॉकचेन क्या है और किस तरह से ये काम कर रहा है, तो एप्टोस के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। और इसके अलावा इनका बनाने का मेन मकसद यही था कि ये वेब3 का जो सा यूजर एक्सपीरियंस है उसको और भी ज्यादा बेहतर कर सकें। और ये इस वक्त करंटली तमाम ब्लॉकचेन्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट स्केलेबल और वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ब्लॉकचेन भी है। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि आप लोग इनकी ब्लॉकचेन को यूज करते हुए डिसेंट्रलाइजेशन का भी काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो क्या वाकई में ये जो सी ब्लॉकचेन है ये मुकम्मल डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, इसके बारे में आपको वीडियो के अंदर आगे जाकर गाइड करता हूँ। सबसे पहले अगर इनकी टीम के बारे में गाइड करते चलें तो इनकी टीम के अंदर दो मेन फेसेस जो हैं वो आप लोगों को नजर आएंगे। पहला जो सा फेस है वो है मोहम्मद शेख का, और ये भी प्रीवियसली फेसबुक के इंजीनियर थे। और इनकी अगर एजुकेशन के बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो इन्होंने एमबीए किया हुआ है। और दूसरा जो सा मेन फेस है वो है एवरी चिंग का, जो कि अगेन प्रीवियसली ये भी फेसबुक के इंजीनियर थे और उन्होंने पीएचडी इन कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है। तो अगेन दोनों के दोनों प्रीवियसली फेसबुक के अंदर काम कर रहे थे। और अगेन मैंने आप लोगों को गाइड किया क्योंकि ये दोनों प्रीवियसली डीएम के ऊपर काम कर रहे थे फेसबुक की तरफ से, और जब डीएम बंद हो गया तो फिर इन्होंने अपना डीएम को छोड़ के अपना खुद की जो सी ब्लॉकचेन है उसके ऊपर काम करना शुरू किया, जो कि एप्टोस के नाम से अब आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है। इसके अलावा एप्टोस की जो सी टीम है, डेवलपर टीम, उनकी टीम के अंदर मुकम्मल तकरीबन 300 या 350 डेवलपर्स जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन मेनली मोहम्मद शेख और एवरीथिंग को एज अ एप्टोस फेस लिया जाता है। जैसे इथेरियम की जो से फेस है वो विटालिक बटरन है और कार्डानो की जो से फेस है वो चार्ल्स हॉस्किंसन है। इसी तरह मोहम्मद शेख और एवरीथिंग एप्टोस ब्लॉकचेन के फेसिस हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और यहाँ पे इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर किस किस ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले अपने आप को लॉन्च करने से पहले इन्होंने तकरीबन 3 फंडिंग राउंड्स के अंदर टोटल $350 मिलियन जो है वो इकट्ठे किए थे। और किस किस ने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो सबसे पहले राउंड 2 के अंदर सबसे ज्यादा जो सी इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी यहाँ पे FTX वेंचर्स ने।
तो FTX की एक काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि FTX तो बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन स्टिल एप्टोस ब्लॉकचेन यहाँ पर मौजूद है। और FTX के खत्म होने के बाद हम लोगों ने बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं देखा एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर। और वो क्यों नहीं देखा, वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि राउंड 3 के अंदर बाइनेंस ने भी अपनी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, और इस वक्त बाइनेंस एज अ वैलिडेटर काम कर रहा है यहाँ पे एप्टोस ब्लॉकचेन के अंदर। तो राउंड 3 के अंदर बाइनेंस ने भी अपनी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, और उस वक्त के मेन प्लेयर्स ने क्योंकि अपनी काफी ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट की थी, बोथ बाइनेंस और FTX की काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर, तो इसीलिए एप्टोस की काफी ज्यादा हाइप थी। और इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि जब ये इनका मेन नेट लॉन्च हुआ तो उसके बाद काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स ने सोलाना को मेनली टीच कराया, उन्होंने एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर भी गए थे। अगेन उसकी क्या रीजंस थी, क्या वजूहात थी कि काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स ने सोलाना को क्यों टीच कराया, वो वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली आगे जाके गाइड करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के जो से मेन इन्वेस्टर्स थे कि जिसके अंदर बाइनेंस और FTX दोनों आ जाते हैं, उसके बारे में आप लोगों को गाइड करना जरूरी था। अब अगर आगे चलते चले, अगर बात करते चले इनके इकोसिस्टम के ऊपर, तो इनके इकोसिस्टम के ऊपर आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छे जो से प्रोजेक्ट्स वो नजर आएंगे। और वन ऑफ द मोस्ट मेन जो सा इनका प्रोजेक्ट है वो है ग्रांट का प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इन्होंने अपने काफी ज्यादा फंड्स जो से हैं वो इसके अंदर रखे हुए हैं, और वो जो से फंड्स है वो तब यूज होंगे कि जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाला है, लेकिन उनके पास अपने फंड्स जो से हैं वो बाकी नहीं रहे हैं, तो इस ग्रांट प्रोग्राम के अंदर शामिल होकर वो कुछ ना कुछ फंड्स जो से हैं वो इनसे ले सकते हैं, ताकि वो अपनी जो डेवलपमेंट है उनको जारी रख सके। और जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट जारी रहेगी वो फिर फ्यूचर के अंदर अपने आप को एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च भी कर देंगे। तो एक ग्रांट का प्रोग्राम है, और दूसरे का जो सा प्रोग्राम है वो है रिसर्च का प्रोग्राम। तो ये जो सा प्रोग्राम है ये इनका एक काफी बड़ा प्रोग्राम है, और इनका जो सा मेन फोकस है वो रिसर्च के ऊपर काफी ज्यादा है। और ऐसा जो सी रिसर्च का प्रोग्राम है वो हम लोगों ने प्रीवियसली कार्डानो के ऊपर देखा था IOH के कंपनी की तरफ से, और उसके बाद हम लोगों ने अब एप्टोस ब्लॉकचेन के अंदर देख रहे हैं कि उन्होंने भी एक काफी बड़ा रिसर्च का जो सा अपना प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया हुआ है। और उनकी एक टीम का काफी बड़ा जो सा हिस्सा है वो हर वक्त रिसर्च के ऊपर लगा रहता है, और रिसर्च करते हुए काफी ज्यादा यूजफुल जो से सोल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस, उनको भी वो प्रोवाइड करता रहता है। तो ये भी अगेन इसका वन ऑफ द मोस्ट मेन प्रोग्राम है जो कि करंटली चल रहा है एप्टोस लैब्स के अंदर। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलो इनकी लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो सा प्रोजेक्ट है ये मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहा है। तो मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये लोग क्यों यूज कर रहे हैं उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं, तो प्रीवियसली जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को गाइड किया है कि बैक इन 2017 जब फेसबुक अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा था DM ब्लॉकचेन, तो DM ब्लॉकचेन जो सी है वो मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बनाई जा रही थी। और मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी है वो रस्ट ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करती है। और रस्ट लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को पता है कि सोलाना जो है वो रस्ट लैंग्वेज को यूज कर रहा है। तो एप्टोस ब्लॉकचेन जो है वो मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहा है। आपने अगर आगे चलते चले और यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं कि इनकी जैसी ब्लॉकचेन है वो किस तरह से काम कर रही है, और इसके अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स भी जो है वो नजर आएंगे जो कि करंटली मौजूद है यहाँ पे एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सी ब्लॉकचेन है ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक और BFT कंसेंसस के ऊपर काम कर रही है। मतलब कि काफी ज्यादा लोगों ने APT टोकन को स्टेकिंग के ऊपर लगाया हुआ है ताकि वो नोड प्रोवाइडर जो है वो बन सके। और उन नोड प्रोवाइडर में से कुछ हैं वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर, कुछ हैं फुल नोड प्रोवाइडर, और कुछ हैं लाइट नोड प्रोवाइडर्स। और मेनली ये जो सी ब्लॉकचेन है ये नोड्स के ऊपर ही काम कर रही है, जो कि ये काफी अच्छा साइन तो है। और यहाँ पे इनकी जो सी टीम है उनका ये कहना है कि ये जो सी ब्लॉकचेन है ये भी ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को खत्म कर रही है। मतलब कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, ये तीनों की तीनों चीजें मिलेंगी। लेकिन जब आप लोग डीप डाइव करते हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर, जब आप लोग अपनी मुकम्मल रिसर्च करते हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि एक काफी अनऑफिशियल वे के अंदर ये जो सी ब्लॉकचेन है ये मुकम्मल डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नहीं है, बल्कि समहाउ ये जो सी ब्लॉकचेन है ये सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इनकी मुकम्मल स्टडी करेंगे तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, इनके जितने भी एक्सप्लोरर हैं उसके ऊपर आप लोगों को इस ब्लॉकचेन के नंबर ऑफ वैलिडेटर्स कितने हैं वो तो मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन कितने नंबर ऑफ नोड प्रोवाइडर्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी। मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इनकी डॉक्यूमेंटेशन और इनकी एक्सप्लोरर के ऊपर नहीं मिलेगी कि कितने नंबर ऑफ फुल नोड प्रोवाइडर हैं एप्टोस ब्लॉकचेन के, और कितने नंबर ऑफ लाइट नोड प्रोवाइडर हैं एप्टोस ब्लॉकचेन के। इनकी जो से वैलिडेटर नंबर हैं उसके बारे में आप लोगों को पता लग जाएगा कि टोटल सो फार 104 वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर्स हैं इस वक्त एप्टोस ब्लॉकचेन के। और क्योंकि इनके जो से ये वैलिडेटर के नंबर्स हैं ये काफी ज्यादा लिमिटेड है,
मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 104 वैलिडेटर्स हैं इनके। तो इसीलिए ये जो सी ब्लॉकचेन है ये सो फार सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है और मुकम्मल डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नहीं है, जो कि हम लोगों ने इनकी टीम की तरफ से यहाँ पर कहते हुए देखा था। तो ये वन ऑफ द मेजर रेड फ्लैग है इनका कि इन्होंने बताया ही नहीं हुआ कि इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर कितने नंबर ऑफ फुल नोड और लाइट नोड प्रोवाइडर्स हैं। और क्योंकि हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर फुल नोड प्रोवाइडर और लाइट नोड प्रोवाइडर कितने हैं, तो इसीलिए इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, क्या वो ट्रांजैक्शंस बिल्कुल स्टोर की जा रही हैं, 100% स्टोर की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नहीं मिलेगी। इनकी जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है उससे मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर ये मिलेगी कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है, उसको जो सी नोड्स के अंदर स्टोर किया जाता है। वो जो सी नोड्स हैं वो सिंगल वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को यूज कर रही हैं, और क्योंकि वो सिंगल वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को यूज कर रही हैं ट्रांजैक्शन की हिस्ट्रीज को स्टोर करने के लिए, तो सिंगल वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर जो सी हिस्ट्री स्टोर की जाती है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हिस्ट्री स्टोर की जाती है। और आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से आइडिया होगा कि ब्लॉकचेन का मेन मोटिव ये है कि ब्लॉकचेन उस स्पेसिफिक ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं आज तक, जब से वो बनी है तब से लेके जब तक वो चल रही है तब तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उस सब की जो सी हिस्ट्री है वो स्टोर की जाएगी। लेकिन क्योंकि सिंगल वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर काफी ज्यादा लिमिटेड डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। और उसके अलावा अगर आप लोग इनकी ये जो सी डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी स्टडी करेंगे, मैं इस बारे में माजरत करना चाहता हूँ कि मैं उसको हाईलाइट करना भूल गया हूँ, लेकिन जब आप लोग इसके बारे में मुकम्मल स्टडी करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इसके बारे में इन्होंने भी यहाँ पर बताया हुआ कि ये जो सी सिंगल वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है इसके अंदर करंट डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है, मतलब कि उस स्पेसिफिक वॉलेट के अंदर करंटली कितना बैलेंस जो है वो मौजूद है और उस वॉलेट की तरफ से चंद दिनों के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस वगैरह की गई हैं वो वाला डाटा सिर्फ और सिर्फ स्टोर किया जाता है। तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर रेड फ्लैग है इस ब्लॉकचेन की तरफ से कि इनकी नोड्स के अंदर जो सी भी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री स्टोर की जा रही है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है और सारी की सारी जो सी हिस्ट्री है वो स्टोर नहीं की जा रही है इनकी ब्लॉकचेन के अंदर। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो कि आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखने हैं और फ्यूचर के अंदर हम लोग इन रेड फ्लैग्स को काफी ज्यादा हाईलाइट होता हुआ भी देख सकते हैं। तो करंटली इनकी जो सी ब्लॉकचेन है वो इस तरह से काम कर रही है, प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर काम कर रही है और नोड प्रोवाइडर जो से हैं वो एज अ वैलिडेटर नोड और एज अ फुल नोड जो से हैं वो काम कर रहे हैं यहाँ पे एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर। अब अगर आगे चलते चलें और अगर हम बात करते चलें इनके कंपेटिटर से मुतालिक, तो वन ऑफ द मोस्ट मेन कंपेटिटर जो है वो है इनका सोलाना। आप लोगों को भी आइडिया होगा कि ये जो सी ब्लॉकचेन है एप्टोस ब्लॉकचेन, ये जब लॉन्च की गई थी इसके बारे में कहा जा रहा था कि ये ब्लॉकचेन है एज अ सोलाना किलर मार्केट के अंदर आई है, और ये कहना बिल्कुल ठीक था क्योंकि एप्टोस ब्लॉकचेन जो सी है वो मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रही है और मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रस्ट लैंग्वेज के ऊपर बेस कर रही है। और ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो एक तो जो से डेवलपर्स हैं उनका भी ये कहना है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी ज्यादा इजी टू यूज है, बल्कि ना ही सिर्फ डेवलपर्स का बल्कि सोलाना के जो से को फाउंडर हैं एनाटोली याकोवेंको, उनका भी ये कहना है कि एप्टोस ब्लॉकचेन की जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो काफी ज्यादा इजी टू यूज है। और अगेन जब ये लॉन्च हुई थी तो इसको मेनली सोलाना किलर कहा जा रहा था, और जब इसकी ये लॉन्च हुई थी इसकी अगेन काफी ज्यादा हाइप थी कि जिसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा कि काफी ज्यादा नंबर ऑफ एनएफटी के प्रोजेक्ट जो कि पहले सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाले थे उन्होंने एप्टोस ब्लॉकचेन के मेन नेट के लॉन्च होने के बाद सोलाना ब्लॉकचेन को डिच किया और उन्होंने अपने आप को एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किया था। अगेन फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम इसकी काफी ज्यादा हाइप थी। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाली जो सी एनएफटीज थी उसकी जो सी प्राइसेस है वो काफी ज्यादा शूट कर रही थी, लेकिन अगेन वो जो सी हाइप थी वो लिमिटेड हाइप थी, बल्कि 2 से 3 हफ्तों के बाद हम लोगों ने वो जो सी हाइप है उसको बिल्कुल खत्म होते हुए देखा। और उसके बाद अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एनएफटी के प्रोजेक्ट्स के जिनकी जो सी फ्लोर प्राइसेस थी वो तकरीबन 50 या 60 एप्टोस टोकन के करीब थी, वो अब कहाँ पर आ चुकी हैं 16 एप्टोस के ऊपर या 6 एप्टोस के ऊपर, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो अगेन एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर क्योंकि अपनी जो सी टेस्ट नेट है उनको लॉन्च करना काफ़ी ज़्यादा ईजी था डेवलपर्स के लिए, तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि कुछ प्रोजेक्ट्स ने डिच किया सोलाना को और फिर उसके बाद उन्होंने एप्टोस के ऊपर अपने आप को लॉन्च किया था। तो वन ऑफ द मोस्ट मेन कंपेटिटर जो है वो एप्टोस का सोलाना है। किस तरह से है ट्रांजेक्शन्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर करंटली आप लोग 71,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकते हैं, और एप्टोस का ये कहना है कि आप लोग एप्टोस ब्लॉकचेन का यूज करते हुए तकरीबन 160,000 ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड कर सकते हैं। लेकिन अगेन इतनी ट्रांजेक्शन नहीं होती है, बल्कि जब ये लॉन्च हुआ था तो तब सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन पर सेकंड हुई थी, और फिर इसके बाद काफी ज्यादा बैकलैश है वो हम लोगों ने कम्युनिटी की तरफ से देखा था यहाँ पे एप्टोस के ऊपर। तो अगेन मेन इनकी स्केलेबिलिटी जो सी है, स्केलेबिलिटी एप्टोस ब्लॉकचेन की भी काफी ज्यादा अच्छी है और सोलाना ब्लॉकचेन की भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर जब हाई एंड ट्रांजेक्शंस वगैरह होती हैं तो एप्टोस ब्लॉकचेन को अभी तक हम लोगों ने हॉल्ट होते हुए नहीं देखा है, जबकि सोलाना के बारे में आप लोगों को भी मुकम्मल आइडिया है कि जब भी कोई हैवी ट्रांजेक्शंस वगैरह होती हैं सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर, इनका जो सा नेटवर्क है वो 24-24 या 26-26 घंटों के लिए हॉल्ट हो जाता है। तो स्केलेबिलिटी के लिहाज से एप्टोस ब्लॉकचेन करंटली काफी ज्यादा आगे है सोलाना के मुकाबले में, और उसके अलावा क्योंकि इनकी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा इजी टू यूज है प्रोग्रामर्स के लिए, तो इसीलिए एप्टोस ब्लॉकचेन को काफी ज्यादा हम लोग यूज होता हुआ देखते हैं सो फार सोलाना के मुकाबले में। और इसके अलावा अगर आप लोगों को फर्दर गाइड करता चलूं तो एप्टोस ब्लॉकचेन जब लॉन्च हुई थी तो इन्होंने अपने मेन नेट के साथ साथ अपनी वर्चुअल मशीन को भी लॉन्च किया था, कि जिसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्लॉकचेन्स थी कि जिन्होंने लॉन्च होने के बाद अपना खुद का वर्चुअल मशीन का, जिसको उन्होंने मूव वर्चुअल मशीन का नाम दिया था, वो लॉन्च किया था। मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि जितनी भी वर्चुअल मशीन्स यहाँ पर मौजूद हैं करंटली ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर, वो मोस्टली इथेरियम वर्चुअल मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एप्टोस ब्लॉकचेन ने अपना खुद का वर्चुअल मशीन भी जो है उसको भी लॉन्च किया था, और इसकी वजह से भी हम लोगों ने एक काफी ज्यादा हाइप देखी थी यहाँ पे मार्केट के अंदर, जो कि सोलाना के अंदर मौजूद नहीं है। सोलाना का अपना वर्चुअल मशीन वो मौजूद नहीं है, लेकिन एप्टोस ने अपना खुद का मूव वर्चुअल मशीन लॉन्च किया था लॉन्च होने के बाद। तो इस वजह से भी एप्टोस ब्लॉकचेन को थोड़ा बहुत अपर हैंड हासिल है यहाँ पे सोलाना के मुकाबले में। तो सबसे पहला जो सा मेन कंपेटिटर है एप्टोस का वो है सोलाना, और दूसरा जो सा मेन कंपेटिटर है तो उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो वो होगी स्वी ब्लॉकचेन। तो स्वी ब्लॉकचेन अभी तक तो लॉन्च नहीं हुई है, अभी तक ये टेस्ट नेट के ऊपर चल रही है, लेकिन जब इनका डेव नेट लॉन्च हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि ये भी एज अ मेन कंपेटिटर काम करेगी यहाँ पे एप्टोस ब्लॉकचेन के लिए। और क्यों काम करेगी? क्योंकि इन दोनों ब्लॉकचेन के दरमियान में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। किस तरह से सिमिलैरिटीज है? इनकी जो सी टीम है वो प्रीवियसली फेसबुक के अंदर काम कर रही थी। एप्टोस के बारे में मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि जो सी टीम है वो प्रीवियसली फेसबुक का जो सी डीएम ब्लॉकचेन है उसके ऊपर काम कर रही थी। ना ही सिर्फ ये लोग डीएम के ऊपर काम कर रहे थे, बल्कि स्वी की जो सी टीम है वो भी डीएम के ऊपर प्रीवियसली काम कर रही थी। एप्टोस जो सी ब्लॉकचेन है वो भी मूव लैंग्वेज के ऊपर काम कर रही है, वो भी मूव लैंग्वेज के ऊपर बेस कर रही है, और स्वी ब्लॉकचेन भी जो सी है वो भी मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस कर रही है। इसके अलावा एप्टोस ब्लॉकचेन ने भी तकरीबन $350 मिलियन जो है वो फंड्स के अंदर इकट्ठे किए थे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर दिया है। इसी तरह स्वी ब्लॉकचेन ने भी तकरीबन 300 या $350 मिलियन जो है वो अपने फंड्स के अंदर इकट्ठे किए हैं। तो स्वी ब्लॉकचेन इस वक्त बिल्कुल डायरेक्ट कंपेटिटर है एप्टोस ब्लॉकचेन का, और जब स्वी ब्लॉकचेन लॉन्च होगी अगेन इसकी भी काफी ज्यादा हाइप इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है। तो जब स्वी ब्लॉकचेन लॉन्च होगी तो हम लोग इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर, और चांसेस है कि जब स्वी ब्लॉकचेन प्रॉपरली इनका डेवनेट वो लॉन्च हो जाएगा तो एप्टोस टोकन की जो सी प्राइसेस हैं वो हम लोग को थोड़ी बहुत डंप होती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब अगर आगे चलते चलें और यहाँ पे टोकनोमिक्स और इनका जो सा एप्टोस टोकन है उसका यूज केस क्या है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो सबसे पहले एप्टोस टोकन के यूज केस के बारे में आप लोगों को गाइड करना जरूरी है। तो इनका जो सा वन ऑफ द मोस्ट मेन यूज केस है एप्टोस टोकन का, वो इनका यूज केस है कि ये टोकन गैस फीस वगैरह के लिए यूज होता है। एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी होने वाली ट्रांजेक्शन है उसकी जो सी गैस फीस वगैरह होती है वो पे की जाती है एपीटी टोकन के अंदर। दूसरा इनका जो सा यूज केस है वो है स्टेकिंग का यूज केस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप लोग भी स्टेकिंग के ऊपर एक जो भी नंबर्स ऑफ टोकन रिक्वायर है, अगर आप लोग उनको स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं तो आप लोग भी नोड प्रोवाइडर बन सकते हैं यहाँ पे एप्टोस ब्लॉकचेन के। तीसरा जो सा यूज केस है वो एज अ गवर्नेंस भी काम कर रहे हैं इनका एप्टोस टोकन। तो जितना टोकन आप लोगों को होल्ड करते हैं, अगर आप लोग ज्यादा टोकन्स को जो है वो होल्ड करते हैं तो फिर आप लोग गवर्नेंस के अंदर भी शामिल हो सकते हैं यहाँ पे एप्टोस ब्लॉकचेन की, जिसके बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वोटिंग पावर जिसने सबसे ज्यादा एप्टोस टोकन को होल्ड करके रखा हुआ है उसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर भी है एप्टोस ब्लॉकचेन की।
तो ये 3 मेन यूज केसेस हैं इस टोकन के। इसके अलावा इसकी सप्लाई के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी सप्लाई के अंदर भी एक रेड फ्लैग मौजूद है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट जो सी टोटल सप्लाई है इनके टोकन की वो है तकरीबन 1.02 बिलियन टोकन के, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 177 मिलियन टोकन जो है वो करंट सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर मौजूद है। मतलब कि अभी भी तकरीबन 80% से ज्यादा जो सी सप्लाई है वो मार्केट के अंदर ऐड होना बाकी है। और यहाँ पर इन्होंने अभी करंट अपनी टोटल सप्लाई के बारे में बताया हुआ, मैक्स जो सी सप्लाई है, कितनी टोटल सप्लाई है कि एप्टोस टोकन की, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ है। तो ये भी एक मेजर रेड फ्लैग है, आप लोगों ने इसको भी अपने माइंड के अंदर रखना है। और इसके अलावा इन लोगों ने किस तरह से अपनी जो सी इनिशियल सप्लाई जो कि अगेन है सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन टोकन, उसको किस तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 51% इनकी कम्युनिटी का है। मतलब कि जो सी ओवरऑल सप्लाई है सर्कुलेशन के अंदर कम्युनिटी इनको यूज कर सकती है। कोर कंट्रीब्यूटर के लिए 19% है, फाउंडेशन का 16.5% है और 13.48% के जो से इन्वेस्टर्स हैं उनका हिस्सा है। तो इनकी जो सी ये इनिशियल सप्लाई है 1 बिलियन टोकन के, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 177 मिलियन टोकन जो है वो इस वक्त करंट सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर मौजूद है, उसको इन लोगों ने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और अगेन ये एक मेजर रेड फ्लैग है कि इन्होंने अभी तक अपनी जो सी मैक्स सप्लाई है उसके बारे में नहीं बताया हुआ कि इनकी मैक्स सप्लाई कितनी होगी। अब अगर आगे चलते चले इनके जो सा टोकन है एपीटी टोकन, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ था 11.35 डॉलर्स के ऊपर, और इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 11.55 डॉलर्स के ऊपर। और ये जो से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हैं ये प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस किया था तब के मैंने लगाए हुए हैं, अभी तक ये तकरीबन 19 सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ही हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर तो इसकी जो सी प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है तो हम लोग देखेंगे ये सारे जो सी लेवल्स हैं वो एज अ मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे एपीटी टोकन के लिए। और अगर इसकी प्राइस नीचे की तरफ बाउंस बैक करती है तो इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 11.02 डॉलर्स के ऊपर। उसके बाद इसका जो एक शॉर्ट सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 10.7 डॉलर्स के ऊपर और मेन सपोर्ट लेवल होगा तकरीबन 10.3 डॉलर्स के ऊपर। इसके ऊपर भी अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइंस को दिखाता चलूं तो सो फार आप लोग देख सकते हैं कि ये 20 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे प्रीवियसली यूज कर रहा था और अभी इसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो अगर तकरीबन 11.3 डॉलर से अबव 11.29 डॉलर से अबव बंद हो जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो सी कैंडल है वो इसको मतलब कि 20 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करेगी और फिर इसकी जो सी प्राइस है उसको हम लोग अगले चंद घंटों के अंदर तकरीबन 11.5 डॉलर के लेवल तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो अब अगर इसके ऊपर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा एपीटी टोकन के ऊपर वो बनेगा तकरीबन 11.05 डॉलर्स के ऊपर और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 11.5 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे एपीटी टोकन के ऊपर से। इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इसके ऊपर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर दिया है। मेजर रेड फ्लैग्स जो कि करंटली मौजूद हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। इनके टोकोनॉमिक्स के रिलेटेड, इनके जो से वैलिडेटर्स हैं उससे रिलेटेड, इनकी ट्रांजेक्शंस को किस तरह से ये लोग स्टोर कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर दिया। तो उसके बाद आप लोगों की मर्जी है कि क्या आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है और किन लेवल्स के ऊपर करनी है उसके बारे में आप लोग गाइड करता चलूँ। तो अगर इसकी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को 10 डॉलर से नीचे मिल जाती है तो फिर आप लोग इसके ऊपर अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर इसका जो सा यूजेज है, अगर इसकी जो सी अडोप्शन है वो ज्यादा होती है तो फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे एपीटी टोकन के ऊपर से। आगे चलते चले यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर अपना टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप देख सकते हैं कि ये रेट हुआ है 28,400 डॉलर्स के ऊपर और काफी ज्यादा साइड बाय साइड रन हम लोगों को ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है कल से लेके आज तक। और क्यों इतना साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, अगर आप लोग यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइंस को ऑन करके देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सो फार 20 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है और 20 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन को ये एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है। तो इसकी जो सी 20 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है वो आ रही है 28,300 डॉलर्स के ऊपर और अगर इसकी वैल्यू नीचे की तरफ बाउंस बैक करती है और फंडामेंटली कोई बहुत बुरी डेवलपमेंट नहीं होती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि ये 28,300 डॉलर्स के लेवल को फिर से एज अ मेजर सपोर्ट के तौर पे यूज करेगा। और करंटली क्योंकि 28,500 डॉलर्स का लेवल काफी मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, तो अगर तो बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो अपनी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को होल्ड करके रखता है
तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि आज के दिन के अंदर अपना जो है ये $28,500 का रेजिस्टेंस लेवल है, इसको तोड़ेगा और फिर इसकी वैल्यू हम लोगों को इससे अबव भी ट्रेड होते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस वक्त इसका जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल बना हुआ है वो इसका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से लेकर इसका जो सा करंट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $28,550 वो वाला लेवल बना हुआ है। मेनली हम लोग बिटकॉइन को इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। अगर आगे चलते चले यहाँ पे बात करते चले इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम की प्राइस आप लोग देख सकते हैं करंटली ये ट्रेड हो रही है तकरीबन $18-19 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी हम लोगों ने देखा था कि $1800 का लेवल एज अ मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था यहाँ पे इथेरियम के लिए, लेकिन अब इथेरियम ने इसको तोड़ दिया है और सो फार इसकी जितनी भी कैंडल्स हैं वो $1800 से अबव बंद हो रही हैं। और इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस काउंट करके देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी भी जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है वो ऑलमोस्ट $1800 के ऊपर आ रही है। और अगेन $1800 के ऊपर इसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी है, इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल भी है और इसकी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है। तो सो फार $1800 का लेवल एज अ मेजर और मेन सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे इथेरियम के लिए। और हम लोग देखेंगे कि इसकी प्राइसेस अगर $1800 के लेवल तक आती है तो वहां से इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर सकती है। और करंट जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $1830 से लेके $1840 का लेवल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस जब भी इसकी जो से प्राइस है वो $1840 के लेवल तक आती है तो वहां पर इसका एक मेन रेजिस्टेंस लेवल है और वहां से इसकी वैल्यू नीचे की तरफ बाउंस बैक करती है। तो अगर तो ये अपने सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखता है $1800 के सपोर्ट लेवल को, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि अगले चंद घंटों के अंदर इसकी जो सी प्राइस है वो $1840 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगी और फिर से अबव हम लोगों को ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। तो करंट जो सा कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है यहाँ पे इथेरियम का वो $1800 से लेके $1840 का लेवल बन रहा है। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेड्स लेनी है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो ये था मेरा मेन वीडियो आज की। मेनली मैंने आप लोगों को एप्टोस के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करना था। तो कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किस प्रोजेक्ट के बारे में अपना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।